आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी के बारे में। एक ऐसा स्कैम जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या प्लानिंग थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं इस स्कैम के बारे में। 1757 में प्लासी की जीत से भारत को लूटने की एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने सिचुएशन को एकदम पलट दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनडायरेक्टली बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कंट्रोल कर लिया। ये बंगाल आज का बंगाल नहीं है। ये वो बंगाल था जो उस समय भारत की जीडीपी का 50% और वर्ल्ड जीडीपी का 12% कंट्रीब्यूट करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को तो जीता, लेकिन कभी इस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया। बंगाल को कुछ पैसे लेकर एक नए नवाब को सौंप दिया, लेकिन स्टेट की सारी पावर धीरे धीरे कंपनी के कंट्रोल में आ गई और यहाँ से स्टार्ट होती है भारत को लूटने की कहानी। इस जीत के बाद कंपनी को बहुत बेनिफिट हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रेवेन्यू पर धीरे धीरे अपना कंट्रोल कर लिया। इसके लिए परमानेंट रेयतवाड़ी, महालवाड़ी जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किए। इस लैंड रेवेन्यू से हुए प्रॉफिट का यूज कर कंपनी ने इंडियन गुड्स खरीदे और इन्हें ब्रिटेन सहित वर्ल्ड के अन्य मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडियन गुड्स की वर्ल्ड में कितनी हाई डिमांड थी, इससे कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ आप स्कैम देखिए। कंपनी ने भारतीय पैसे से भारतीय सामान खरीदा और उसे विदेशों में बेचा, लेकिन इसके बदले भारत को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसके अलावा बंगाल के नवाबों से कंपनी के अधिकारियों ने बहुत सारा धन गिफ्ट्स के रूप में लिया। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 1757 से 1764 तक कंपनी नवाब से लगभग 40 लाख पाउंड के गिफ्ट्स ले चुकी थी। ये रॉबरी कितनी बड़ी थी, इसका आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कंपनी के ऑफिसर्स वापस ब्रिटेन गए तो उनकी लाइफस्टाइल और रईसी देखकर ब्रिटेन के लोग उन्हें नवाब कहकर पुकारते थे। इस लूट के पैसे से ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी जिनके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। अब ब्रिटेन ने दोबारा भारत को लूटने का एक न्यू प्लान तैयार किया। अब भारत से फाइन गुड्स की जगह रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर दिया। पर ब्रिटेन के लोगों के दिलों में तो अभी भी भारतीय कॉटन और सिल्क भरा पड़ा था, जिसकी जगह ब्रिटेन के फैक्ट्री गुड्स नहीं ले पा रहे थे। अब ब्रिटेन ने एक नई चाल चली। भारतीय सूती कपड़े पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी गई। ब्रिटेन में भारतीय कपड़े के यूज पर बैन लगा दिया गया। एक महिला को भारतीय रुमाल रखने के बदले बड़ा फाइन भरना पड़ा। ब्रिटिश फैक्ट्रियों से बने सूती कपड़े को भारतीय बाजारों में डंप कर दिया गया। एक्चुअली में जो करंट में चाइना कर रहा है, वो डंपिंग सबसे पहले ब्रिटेन ने की थी। भारतीय बाजार जो सूती वस्त्र के निर्यातक हुए करते थे, अब सूती वस्त्र के ब्रिटेन के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से भारत पर दो तरह के नेगेटिव इफेक्ट पड़े। पहला तो फॉरेन मार्केट्स में भारतीय कपड़ों का एक्सपोर्ट बंद हो गया। दूसरा, भारतीय मार्केट्स में जो अपने आप में बहुत बड़ा था, भारतीय सूती कपड़ों की जगह ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों ने ले ली। इससे भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर वर्ग अब बेरोजगार हो गया। भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिन लिखते हैं कि इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। ब्रिटेन का अगला टूल था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बेरोजगार हुए कारीगर भी एग्रीकल्चर की ओर लौट गए। लैंड पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने से असंतुलन पैदा हो गया। इसका फायदा उठाकर ब्रिटेन ने फार्मर्स को चीप लोन्स देकर डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया। इससे बाहर निकलने के लिए फार्मर्स को नील, अफीम जैसी खेती करने के लिए मजबूर किया गया। इस अफीम का सहारा लेकर ब्रिटेन ने चाइना को नशेड़ी बनाया और वहां से चाय, सिल्क जैसे गुड्स खरीदे। इन फसलों से ब्रिटेन को बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन भारत को तो सिर्फ नुकसान हुआ। इस प्रॉफिट से एग्रीकल्चर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, बल्कि इन फसलों के नेगेटिव इफेक्ट से भारत की फर्टाइल लैंड धीरे धीरे बंजर होने लगी।
इससे लगातार बहुत सारे फेमाइन आए। 1770 में बंगाल की लगभग 1/3 पॉपुलेशन मौत के घाट उतर गई। आंकड़ों की बात करें तो ये लगभग 7 से 10 मिलियन के आसपास थी। इस रोबरी व एक्सप्लॉयटेशन के बाद ब्रिटेन ने भारत में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम भी किए, जिसे भारत के कुछ बुद्धिजीवी बड़े गर्व से कहते हैं कि अगर ब्रिटेन नहीं होता तो रेलवेज नहीं होता, हम इंग्लिश नहीं सीख पाते, एजुकेटेड नहीं होते, एटसेट्रा बट एटसेट्रा। लेट मी क्लियर वन थिंग, रेलवेज का निर्माण ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए किया। ब्रिटिशर्स को भारत में ट्रेड के लिए कनेक्टिविटी की जरूरत थी, वहीं दूसरी ओर रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए आर्मी की मूवमेंट के लिए भी एक कनेक्टिविटी चाहिए थी। और रेलवेज का कंस्ट्रक्शन भी किसी स्कैम से कम नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिटिश बिजनेसमैन का पैसा लगा, जिन्हें 5% प्रॉफिट की गारंटी दी गई। रेलवेज की कंस्ट्रक्शन से कंपनी को कनेक्टिविटी मिली, बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिला, लेकिन हमें इंडियंस को क्या मिला? सिर्फ बेकार और एक्सप्लॉयटेशन। भारत को फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने के बाद भी ब्रिटेन शांत नहीं बैठा। उसके बाद उन्होंने भारत को मेंटली भी डिस्ट्रॉय किया। ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड अवर एजुकेशन सिस्टम। भारत में एजुकेशनल रिफॉर्म के नाम पर पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज कर दिया। भारतीय सब्जेक्ट्स व लैंग्वेज को हटाकर इंग्लिश और वेस्टर्न एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया। एक फेमस कोट भी है कि अगर आप किसी कंट्री पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले वहां के एजुकेशन सिस्टम पर कंट्रोल करें। ऐसा ही कुछ मेकाले ने किया। वो भारतीय एजुकेशन जिसे दुनिया भर से लोग पढ़ने उसे ब्रिटिश लाइब्रेरी की एक किताब से भी कम बताकर उसकी डिसरेस्पेक्ट की। एक्चुअली में ब्रिटिशर्स का मकसद हमें एजुकेटेड करना नहीं, बल्कि पढ़े लिखे बाबू तैयार करना था जो लो सैलरी में भी काम कर सके, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन के बाद भी किसी भी भारतीय को कोई ऊंची अफसर वाली पोस्ट नहीं दी गई। ब्रिटिशर्स ने भारत को न सिर्फ लूटा, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित देश को गरीब, भूखा और बटा हुआ देश बना। लेकिन कहते हैं ना, स्थिति कभी एक सी नहीं रहती। आज भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो इंग्लैंड से भी ऊपर है।